अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है जी, कैसे हैं आप। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यार एक टॉपिक जो हमारा कैपेसिटर से रेलिवेंट था वो रह गया था। जरा कैपेसिटर को थोड़ा स्लो स्पीड में देखते हैं। व्हाट इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर किसे कहते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह पे स्टोर करने के लिए एक बाउल, एक प्याला, जो भी चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है, आप ये कह सकते हो कि उसको हम कैपेसिटर का नाम देते हैं। हमारे पास आज इंशाल्लाह हमने इसके बाद चैप्टर नंबर 13 भी अभी स्टार्ट खत्म करना है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री की क्लास, फिर एट द एंड ऑफ द डे कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 14 को करने के लिए। तो सबसे पहले मेरा बेटा अगर हम बात करते हैं कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर का एक दूसरा जो पुराना नाम है, पुराना जो कैपेसिटर का नाम है, इसको कंडेंसर का नाम भी दिया जाता है। कंडेंसर भी कहते हैं जी कैपेसिटर को। अब कैपेसिटर की अगर सबसे पहले डेफिनेशन लिखूं, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज्ड। अब बोर्ड मार्कर जरा चेंज करना है यार, कोई अच्छे पिन वाला। यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए हम जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसे हम कैपेसिटर या कंडेंसर कहते हैं। अब उसकी टाइप्स की बात करें तो मेजर दो टाइप्स होती हैं कैपेसिटर की। एक आपके पास मेरा बेटा फिक्स्ड होते हैं और कुछ आपके पास मेरा बेटा होते हैं वेरिएबल। जहां पे आपको कैपेसिटेंस को वेरी करना हो, चेंज करना हो, वो हम वेरिएबल कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। और जहां पे आपने कैपेसिटर की जो वैल्यू उसको फिक्स रखना हो, वहां पे फिक्स कैपेसिटर की बात करें। वेरिएबल कैपेसिटर की आपके पास जो चैप्टर नंबर 16 में एलसी सर्किट है, जिसे ऑसिलेटर सर्किट भी कहा जाता है, चैप्टर 16 के अंदर वो हमारे पास एग्जांपल होती है मेरा बेटा वेरिएबल कैपेसिटर की। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि आप क्या करते हो मेरा बेटा, दो पैरेलल प्लेट्स लेते हैं। दो पैरेलल प्लेट्स को हम प्रोवाइड करते हैं आउटर एनर्जी सोर्स, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। बड़े अच्छे से मेरा बेटा आप लोगों को पता है इस चीज के बारे में। आप जब यहां पे एक स्विच कंसीडर कर लें, कोई स्विच बना लें, इस स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा कि मेरा बेटा जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल में से यहां से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे पॉजिटिव चार्ज बनता जाएगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज लेयर बनती जाएगी। अब इन दोनों के दरमियान इनके साइजेस से ज्यादा आप लोगों ने हमेशा डिस्टेंस रखना होता है। जो डिस्टेंस डी होता है बिटवीन दी प्लेट्स, एक्चुअली ये आपके पास मतलब ये कह सकते हैं कि आपको इस कैपेसिटर की प्लेटों को इंसुलेशन इनकी जरूरी होती है। इंसुलेशन की जरूरी होती है क्योंकि अगर आपस में मिल जाते हैं, कंडक्ट कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसलिए दरमियान में हम इंसुलेशन जरूरी होती है। अब मेरा बेटा यहां पे ये चीज याद रखना कि जो चार्ज पॉजिटिव स्टोर होता है वो ड्यू टू कंडक्शन होता है और यहां पे इंडक्शन की वजह से इंड्यूस हो रहा होता है चार्ज। तो यहां पे जो चार्ज इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट होता है वो ड्यू टू इंडक्शन होता है। ये पॉइंट्स अपने ज़हन में बैठाते जाइएगा। हम यहाँ पे जो चार्ज है उसको हम Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि यहाँ पे जो चार्ज स्टोर किया जा रहा है। अब इंसुलेशन है और यहाँ पे जो मोस्टली हम लोग सबसे पहले बात करते हैं या तो एयर की बात करते हैं या फिर आप मेरा बेटा वैक्यूम की बात करते हैं। दरमियान में किसी किस्म का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब आप लोगों ने ये यूज नहीं किया हुआ। अब सबसे पहले तो मैं इसकी बेसिक इक्वेशन की बात करता हूँ। बेसिक इक्वेशन में आप लोग ये चीज को बड़े अच्छे से क्लियर नजर आ रही होगी कि जितने ज्यादा आप यहां से वोल्टेज प्रोवाइड करोगे उतना ही ज्यादा चार्ज वहां पे डिपॉजिट होगा। तो ये चीज लिख सकते हैं आप मेरा बेटा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब आपके पास दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप इसका एक ग्राफ बनाओ तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। आपके पास मेरा बेटा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। वाई एक्सिस पे आप Q ले लें और यहां पे आप V ले लें। तो जो स्ट्रेट लाइन है और यहां से अगर आप इसकी स्लोप निकालना चाहो तो ये स्लोप आपको मोहम्मद बूटा Q ओवर V, Q इज इक्वल टू CV आ गया। वेट अ मोमेंट बेटा, मुझे सिर्फ एक Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V मेरे पास आ गया मेरा बेटा। अब यहां से ये चीज देखें कि हम सब अब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करते हैं तो आपके पास आता है Q इज इक्वल टू CV।
अब जब आपने सी कैलकुलेट करना हो, सी हमारे पास क्या होती है मेरा बेटा, सी हमारे पास होती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस वो एबिलिटी कैपेसिटी कि अपने चार्ज के अंदर कितना चार्ज उसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। सी की अगर वैल्यू लिखें तो सी हमारे पास मेरा बेटा होता है क्यू ओवर वी के इक्वल। अगर इसके यूनिट की बात करें तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है, और वोल्ट के लिए या जो वी के लिए हम क्या लेते हैं, वोल्ट ही लेते हैं। तो आपके पास अगर ये बात की जाए कि आपके पास जो सी कूलम पर वोल्ट होता है, ये एक्चुअली हमारे पास मेरा बेटा होता है फेरेड के इक्वल। अब जो फेरेड यूनिट है, आप लोगों ने हमेशा कैपेसिटर के अंदर ये बात पढ़ी होगी कि एक बहुत बड़ा यूनिट, इट इज अ बिगर यूनिट। तो हम इसके लिए जो स्मॉलर यूनिट्स की बात करते हैं वो माइक्रो फेरेड होता है, नैनो फेरेड होता है, या फिर पिको फेरेड के अंदर कैपेसिटर्स की बात की जाती है। अब यहां से ये चीज मेरा बेटा याद रखना, बहुत ये रिलेशन से जो गलत कंसेप्शन लेते हैं वो ये लेते हैं कि अगर हम वोल्टेज को कम करेंगे तो आपके पास कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। मेरा बेटा इस पॉइंट को हमेशा से चीज को याद रखिएगा मेरा बेटा। C इक्वल टू क्यू ओवर वी में आप लोगों ने जो चीज याद रखनी है कि मेरे बेटे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज को बढ़ाने से चार्ज बढ़ता जाएगा, वोल्टेज के बढ़ाने से चार्ज बढ़ता जाएगा, लेकिन जो कैपेसिटेंस है ये इसका आंसर हमेशा आपके पास कांस्टेंट रहता है, इसकी वैल्यू में तब्दीली नहीं आती। तो ये चीज मेरा बेटा याद रखना कि इस चीज को बढ़ाने से ये चीज दोनों का जो रेशो है, इसकी रेशो से आपके पास आप कहते हैं ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये जो प्रोडक्ट है ये हमेशा आपके पास एक कांस्टेंट आता है। तो ये चीज मेरा बेटा याद रखना। उसके बाद हम ये चीज कैसे देखते हैं, कैपेसिटेंस को कम या ज्यादा कैसे कर सकते हैं। इसकी कैपेसिटेंस को कम या ज्यादा इस तरह से किया जा सकता है कि आप क्या करें, इसकी जो ज्योमेट्री है उसको चेंज कर दें। जी मेरा बेटा, सॉरी यार, दरमियान में छोटा सा एक काम बढ़ गया था, इस वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है। सो अगेन बात करते हैं हम, जाहिर सी बात है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे थे तो इसको मैं थोड़ा सा रेस कर देता हूं, आप लोगों ने जिसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है आप लोग ले सकते हैं। जी मेरा बेटा, सर्टेन मीडियम पे डिपेंड करता है। आगे मीडियम की डिपेंडेंस की भी बात करूंगा और मीडियम के डिपेंड करने से इसकी वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है उसकी बात भी करते हैं मेरा बेटा। अभी तो स्टार्ट किया है ना। अब मेरा बेटा मैं इसको जरा थोड़ा सा रेस कर देता हूं, आप लोगों ने जो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो ले सकते हैं। अब मेरे बेटे सबसे पहले तो हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सबसे पहले आप लोगों ने ये चीज पढ़ ली है कि C हमारे पास होता है बेटा Q ओवर V के वैल्यू। मैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूं। आप इस प्लेट के ऊपर चार्ज डिपॉजिट होता है, अगर इसकी चार्ज की डेंसिटी निकालें सिग्मा इज इक्वल टू Q ओवर A होती है, और यहां से अगर Q की वैल्यू निकालें तो वो होती है सिग्मा A इज इक्वल टू Q आ गया। अब आपको लोग डेरिवेशन का पता खुद ही चल जाएगा। अब V की बात करते हैं। अब मेरा बेटा जो वोल्टेज होता है E वो किसके इक्वल आता है, इज इक्वल टू V ओवर D के इक्वल आ गया। अब V की अगर बात करें तो V किसके इक्वल आ गया मेरा बेटा, E D के इक्वल आ गया। अब मैंने यहां से Q की वैल्यू भी निकाल ली और आपके पास V की वैल्यू भी निकाल ली। अब मेरे बेटे हम लोग अगेन उसी मेन इक्वेशन की तरफ जाते हैं जो हमारे पास क्या थी, C इज इक्वल टू Q ओवर V, C इज इक्वल टू Q ओवर V। Q मेरा बेटा आपके पास आ गया सिग्मा A, और V के लिए मेरा बेटा आपने पढ़ा E D, लेकिन आपको ने ये चीज E का भी फार्मूला अगेन एक और पढ़ा होगा कि E आपके पास अगर सिग्मा के अंदर बात की जाए तो सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट के इक्वल भी होती है। इट मींस कि जहां पे E लिखा हुआ है वहां पे सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। तो V का जो फाइनलाइज फॉर्मूला बना वो सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट बना। यहां पे लिखे सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सिग्मा के साथ मेरा बेटा कैंसिल हो गया, तो C मीडियम, मतलब किसी भी मीडियम के अंदर जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आ गई वैक्यूम के अंदर, सॉरी वैक्यूम के अंदर अभी किस दरमियान में कोई मीडियम यूज नहीं किया, तो वो हमारे पास आ गया A। E एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय D आ चुका है। तो यहां से ये चीज आप लोगों के सामने कैपेसिटेंस इन दी
इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम, जब आप लोगों ने एयर या वैक्यूम को देखा हुआ है तो आपके पास फार्मूला आ गया ए परमिटिविटी ओवर डी। लेकिन अगर जब भी आपको हमेशा ये चीज बड़े अच्छे से पता है कि जब आप इसके दरमियान में परमिटिविटी ऐड करेंगे, किसी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे, तो यहां पे ई आर का फैक्टर ऐड हो जाएगा, तो सी मीडियम हमारे पास बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट ई आर ओवर डी। तो यहां से जो कुछ चीजें डेराइव होती हैं वो ये होती हैं कि आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। दूसरा जो रिलेशन यहां से लिखा जा सकता है वो ये भी है कि सी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी एंड ई आर, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से भी। और एक चीज जो आप लोगों के सामने इनवर्स रिलेशन में आ रही है वो ये है कि अगर सी और डी के दरमियान है वो इनवर्स रिलेशन है कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस को कम करते जाएंगे बिटवीन द प्लेट्स, तो जो कैपेसिटेंस है वो इसकी इंक्रीज करती जाएगी। बिल्कुल लास्ट टॉपिक है मेरा बेटा ये हमारा। अब अगर आप दरमियान में रेशियो लो, अगर सी मीडियम और सी वैक्यूम के दरमियान में कंपैरिजन करें, रेशियो लें, तो वो किसके इक्वल आता है मेरा बेटा? सी मीडियम और सी वैक्यूम की रेशियो ली जाए तो एक नया रिलेशनशिप हमारे पास डेवलप हो जाता है। सी मीडियम की वैल्यू को ऊपर रखिए, उसको सी वैक्यूम के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो मैं फाइनली आंसर लिख देता हूं वो रिलेटिव परमिटिविटी का आंसर आ जाएगा। तो ये कैपेसिटर का जो टॉपिक है वो अगर उसको वैसे ही बता दिए, मैं डेरिवेशन इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों के सामने कोई अगर कंफ्यूजन स्टिल है और वो क्लियर हो जाए। अब मेरा बेटा अगर सी मीडियम कैलकुलेट करना हो, सी मीडियम कैलकुलेट करना तो सिंपल रिलेटिव परमिटिविटी को सी वैक्यूम की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ये सी वैक्यूम इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मेरे बेटे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप सी मीडियम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद मेरा बेटा जो एक टॉपिक जिसमें हमेशा बहुत से लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इस वर्ड का मतलब क्या है, तो उस वर्ड की बात मैं बताता हूं। डाइपोल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने इसको मेरा बेटा जरा काइंडली इसको जी एरिया ऑफ प्लेट्स मेरा बेटा इसको जरा आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं कर लें, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लें, ताकि इसकी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं बात करूं। डाइपोल्स किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है, या इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होता है मेरा बेटा, उसकी भी बात कर लेते हैं, शायद वो भी रह गए उसके जो शॉर्ट पॉइंट्स हैं। यहां से ये देख ले मेरा बेटा, उसका सिर्फ और सिर्फ मिल्की वे ड्रॉपलेट मेथड में कोई क्वेश्चन आज तक नहीं है, लेकिन सिर्फ फिलहाल उसके बारे में सिर्फ आप जो उसके फॉर्मूला है उसको लर्न कर लें। ये चीज मेरा बेटा मैं अब रेस करने लगा। सो डाइपोल, सबसे पहले मेरा बेटा आपके पास टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, जहां पे पॉजिटिव टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस डी, तो ये हमारे पास क्या बना रहे होते हैं मेरा बेटा, डाइपोल बना रहे होते हैं। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस separated by a distance d, separated by a distance d form a dipole। वहां पे क्या बन रहा होता है मेरा बेटा, आपके पास डाइपोल बन रहा होता है। जी मेरा बेटा कंडेंसर, वो मैंने शुरू में ही शायद लिख भी दिया था जैसे कि हमने स्टार्ट किया था। द प्रोडक्ट ऑफ, याद रखना, अब आप लोगों ने डाइपोल मोमेंट का वर्ड सुना होगा। डाइपोल मोमेंट एक्चुअली होता है मेरा बेटा, इसको पी से वैसे डिनोट करते हैं क्यू डी। अब क्यू क्या है मेरा बेटा, बेटा चार्ज है, और डी आपके पास मेरा बेटा क्या आ रहा है, वो डिस्टेंस आ रहा है। सो द प्रोडक्ट ऑफ इधर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, किसी चार्ज का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ इधर चार्ज एंड द डिस्टेंस डी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस and the distance between the charges, इसको मेरा नाम देते हैं डाइपोल मोमेंट का। अब इसको मेरा बेटा मैं रेस करता हूं ताकि मजीद कुछ चीजों के बारे में बात की जाए।
अब dielectric in the absence of electric field डाइलेक्ट्रिक इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आपके पास कोई भी मैटर है या मेटल है, कुछ भी है, उसके ऊपर जो एटम्स हैं वो न्यूट्रलाइज्ड हैं। उसके अंदर न्यूट्रलाइज होने का मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। यहां पे हमने किसी किस्म का इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। तो अब यहां पे ये चीज कहोगे कि दिस वन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और अगर हम बात करें मेरा बेटा नेक्स्ट की कि अगर इसको इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाए, अब एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो तो फिर आपके पास क्या बनते हैं, फिर आपके पास डाइपोल्स बनते हैं, पोलराइजेशन होती है। कैसे कि एक तरफ से आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव मौजूद होता है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या है मेरा बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, EXT में लिख देता हूं। दरमियान में आपके पास डाइपोल मोमेंट मौजूद था या डाइलेक्ट्रिक मौजूद था। अब उस डाइलेक्ट्रिक में एक्चुअली होगा क्या कि यहां पे ऑपोजिट चार्ज इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव और पॉजिटिव इधर, इसी तरह पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर, नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर। ये आपके पास यहां पे होगी मेरा बेटा पोलराइजेशन। ये आपके पास यहां पे मेरा बेटा क्या होगी, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन कब हो रही है कि जब आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर अप्लाई किया। लेकिन ये चीज याद रखना मेरा बेटा कि यहां पे भी इसका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाता है, ED उसको हम नाम दे देते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी आपके पास क्या मौजूद है मेरा बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से इंटरनली भी आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो जाता है। यहां पे हम लोग जब फार्मूला लिखते हैं कि मेरा बेटा जो कैपेसिटेंस आपके पास होती है E एप्सिलॉन नॉट ओवर D के इक्वल आती है। हम ये भी लिख सकते हैं कि C इक्वल टू, हमने ये भी लिखा होता है मेरा बेटा कि Q ओवर V के इक्वल होता है। अब वोल्टेज को आप जितना ज्यादा कम करोगे, यहां पे V को जितना ज्यादा कम, जो कैपेसिटेंस है वो मेरा बेटा आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब इसका मतलब ये कि आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहां नेट फील्ड अगर कैलकुलेट करना हो, क्योंकि दो तरह का फील्ड है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, वो क्या आएगा, एक्सटर्नल में से, क्योंकि एक्सटर्नल ज्यादा है, इंटरनल की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास टोटल फील्ड मौजूद आ जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव क्योंकि फील्ड मौजूद होता है, तो यहां से पॉजिटिव टू नेगेटिव इस डायरेक्शन में आ रहा है। इंटरनली की बात की जाए तो इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास आ रहा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरफ आ रहा है। दोनों को ऐड करने के दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाएगा। अब आपने लोगों ने ये फार्मूला भी पढ़ा मेरा बेटा कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा ओवर D एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। चार्ज डेंसिटी जितनी कम होगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी की कम होगा, और चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप लोगों ने ये फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, V इक्वल टू ED। तो जहरी सी बात है, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, E की वैल्यू कम होगी, तो वोल्टेज की वैल्यू भी कम होगी। जब वोल्टेज की वैल्यू कम होगी तो कैपेसिटेंस फिर मेरा बेटा आपके पास क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ये चीज याद रखिएगा। ये तीनों रिलेशंस आपस में किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट करके चीजें बता रहे हैं कि आपके पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब चार्ज की जो डेंसिटी है वो कम होगी, जब चार्ज की डेंसिटी कम होगी तो E की वैल्यू कम होगी, जब E की वैल्यू कम होगी तो आपके पास जो वोल्टेज की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा मेरा बेटा तो फिर कैपेसिटेंस आपकी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ओके, उसके बाद मेरा बेटा जो इसके लास्ट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। जब एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की अगर मेरा बेटा बात की जाए तो मैं ये साइड पे हो गया, आप लोगों ने जो भी इसका नोट डाउन करना है आप लोग कर सकते हैं। तो जी मेरे बेटे,
सो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर की बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर में सबसे पहले तो मेरा बेटा हम लोग क्या करते हैं कि दो कैपेसिटर्स लेते हैं, मतलब एक कैपेसिटर लिया, एक तरफ से पॉजिटिव प्लेट है और एक आपके पास इधर से नेगेटिव होती है, और जब इसको आप क्या प्रोवाइड करें, एक्चुअली हम लोगों ने ये करना है कि जब हम इसको चार्ज करने की कोशिश करते हैं, ये कोई स्विच आ गया। अब मेरा बेटा जब शुरू में यही था कि जब आपके पास वोल्टेज V की वैल्यू जीरो होगी तो Q की वैल्यू में मेरा बेटा क्या होगी, जीरो होगी। इसी तरह जब आप इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, जब Q आपके पास चार्ज मैक्सिमम कब होगा, जब वोल्टेज की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को हम V0 का नाम दे देते हैं, V इज इक्वल टू V0। अब आप लोगों ने मेरा बेटा एनर्जी की बात करनी, तो एनर्जी आपके पास मेरा बेटा होती है V इज इक्वल टू Q डेल्टा V। और यहां पे जो चीज चेंज हो रही है वो आपके पास क्या चेंज हो रहा है मेरा बेटा, चेंज इन वोल्टेज। अब मेरा बेटा अगर आप बात करो कि हमें यहां पे जब बात करनी है कि वोल्टेज के चेंज होने से चार्ज में भी चेंज आता है, तो जब चेंज की बात करते हैं तो वोल्टेज की जो वैल्यू है वो जीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रही है, तो हम यहां पे जो एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज फिर कैलकुलेट करेंगे। और एवरेज वैल्यू ऑफ द वोल्टेज मेरा बेटा आपके पास क्या होगी, एवरेज वोल्टेज 0 प्लस V ओवर 2, तो ये मेरे पास मेरा बेटा बन जाएगा V/2। ये मेरे पास मेरा क्या बन जाएगा, V/2, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू V। ये मेरे पास मेरा बेटा इसकी वैल्यू आ गई एवरेज वोल्टेज की। अब अगेन इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास मेरा बेटा ये बन गया, W इज इक्वल टू Q इंटू 1/2 इंटू V। ये चीज आ गई मेरा बेटा आपके पास। अब आपको पता है कि इस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी भी का नाम भी देते हैं, सो W इज इक्वल टू U भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास आ रहा है 1/2 QV। यहां पे आप लोगों ने जो पॉइंट याद रखना है उसको मैं दोबारा थोड़ा टॉप पे करके लिख देता हूं कि W इज इक्वल टू 1/2 QV में अब आपके पास दो कंडीशंस आ जाती हैं। एक जब आपके पास बैटरी कनेक्टेड है और जब आपके पास बैटरी इसके साथ डिस्कनेक्ट है, मतलब एक दफा जब आप चार्जिंग कर रहे हो और एक वो जब आप इसमें चार्जिंग नहीं कर रहे, तो क्या होता है। सो बैटरी कनेक्टेड में जब बात करेंगे, और दूसरी आपके पास आ गया बैटरी नॉट कनेक्टेड। जब इसके साथ बैटरी कनेक्टेड होगी तो आपके पास जो वोल्टेज V की वैल्यू वो कांस्टेंट रहेगी। जब V की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट रहेगी तो फॉर्मूला आपके पास आएगा U इज इक्वल टू 1/2 QV, और इसको हम लिख सकते हैं Q हमारे पास किसके इक्वल होता है मेरा बेटा, CV के इक्वल। तो Q की जगह CV की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि जो आपका जो चार्ज है उसमें वेरिएशन आ रही है, V की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है तो V को कुछ नहीं कहेंगे, तो U इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 CV इंटू V। CV इंटू V आपके पास CV स्क्वायर बन जाएगा, तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा 1/2 CV स्क्वायर, और U को हम लिख सकते हैं कि आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस आ रही है, और जो C आपके पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो यहां से ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, ये रिजल्ट ड्राइव कर लिया। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो जब बैटरी डिस्कनेक्टेड करेंगे तो चार्ज की वैल्यू में जब बैटरी आप लगा ही नहीं रही कैपेसिटर के साथ, तो उसके आपके पास किसी किस्म का जो चार्ज है वो कम या ज्यादा नहीं होगा, तो Q की वैल्यू जो आप लोगों के सामने है मेरा बेटा वो कांस्टेंट रहेगी। इसी तरह जब हम लिखते हैं इसके एनर्जी के बारे में 1/2, तो आपके पास आ जाएगा QV। इसी तरह जब QV लिखेंगे मेरा बेटा तो V इज इक्वल टू क्या होता है मेरा बेटा, Q/C के इक्वल आ जाएगा। जब ये Q/C के इक्वल आ जाएगा तो अब आपके पास सी बात है वोल्टेज में चेंज आ रहा है, तो इक्वेशन में V की वैल्यू पुट करेंगे Q/C, U इज इक्वल टू 1/2 Q, और यहां पे आ जाएगा Q/C। तो ये मेरा बेटा आपके पास बनेगा 1/2 Q स्क्वायर C। सो मेरे बेटे ये आपके पास बन रहा है U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। यहां पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला ड्राइव कर ले, यहां पे U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आ रहा था जब बैटरी कनेक्टेड थी एनर्जी, और यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C आ रहा है जब आपके पास ये इनवर्स थी। सो मेरा बेटा U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर की बात हम लोग कर रहे थे। आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि अगर मैं C की बात करूं तो C मेरे पास मेरा बेटा होता है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, और अगर बात की जाए मेरा बेटा वोल्टेज की, तो वोल्टेज आपके पास होते हैं E और D के इक्वल। इन दोनों की यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो आपके पास C इक्वल आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D,
और ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी में अगर आप परमिटिविटी का फैक्टर ऐड कर दें, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी आ जाएगा। इट्स ओके मेरे बेटा, सॉरी तो कर तो रहा है। उसके बाद मेरा बेटा हम भैया बात करने लगे थे सी की वैल्यू आपके पास ये चीज़ आ गई। अब यू के अंदर इनकी वैल्यूज को पुट करने की कोशिश करते हैं। यू इज इक्वल टू 1/2। सी की जगह मेरा बेटा लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी इनटू हमारे पास आ रहा है ई डी का स्क्वायर, क्योंकि बाहर वी का स्क्वायर लेना ना मेरा बेटा हम लोगों ने, तो ई डी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास मेरा बेटा बन गया 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी, इधर आएगा ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, मेरे पास ये चीज़ कैंसिल आउट होगी। अब मेरा बेटा हमारे पास जो u का फाइनल रिजल्ट बना वो 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर डी आ गया मेरा बेटा। अब यहाँ से जो चीज़ें डिराइव करनी है आप लोगों को, ये मेरे बेटा अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ए डी आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम होता है। इसको सेपरेट कर लेते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी एनर्जी इंटू वॉल्यूम। ए डी आपके पास क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और डिस्टेंस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वॉल्यूम बन जाता है, क्योंकि हमें एनर्जी डेंसिटी ही निकालनी होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर में। उसके बाद मेरा बेटा अब अगर बात करें कि हम इस एनर्जी को ए डी के साथ, एनर्जी को जब मैं डेंसिटी के साथ मतलब एनर्जी को जब वॉल्यूम के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एक्चुअली आपके पास क्या होती है मेरा बेटा, एनर्जी डेंसिटी होती है। उसके बाद मेरा बेटा अगर एनर्जी डेंसिटी की बात की जाए तो U आपके पास U और ए डी आ गया। U और ए डी को हम एक्चुअली मजीद ये लिख सकते हैं 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। और यहाँ से ये चीज़ बड़ी अच्छे से क्लियर होगी कि एनर्जी डेंसिटी को म्यू से लिखा था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई ई स्क्वायर के, जो कि हमें प्रूव करना था। यहाँ पे अगेन मैं जो लास्ट टॉपिक है उसके ऊपर जरा चलता हूँ, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। इसको मेरा बेटा अगर को नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा। ये बेटा एंड इसके यहाँ पे जो वॉल्यूम आ जाता है, वॉल्यूम का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कैपेसिटर, और उसके बाद डिस्टेंस डी, वहाँ पे जो ए डी फैक्टर है वो उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्टेंस मतलब आपके पास जो दरमियान में कैपेसिटर्स की प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है डी है, और ए उनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जब एरिया को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वॉल्यूम आ जाता है। एक्चुअली यहाँ पे वॉल्यूम के साथ डिवाइड करने का मकसद था एनर्जी डेंसिटी निकालना, कितने वॉल्यूम में कितनी एनर्जी मौजूद है, ताकि उसकी एनर्जी डेंसिटी की बात की जा रही थी। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, बहुत टाइम लग रहा है यार। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों ने जो चीज़ प्रूव करनी होती है, जो इंपॉर्टेंट है, प्रूव डेट आर सी इज इक्वल टू टी। आप ये कहते हैं ना कि द प्रोडक्ट ऑफ आर सी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, जो कि टाइम टी के इक्वल आ रहा होता है। तो प्रूफ करने के लिए जहरी सी बात आप क्या लेते हैं मेरा बेटा, आर मल्टीप्लाई बाय सी। आर का बड़े अच्छे से आपको लोगों को पता है कि आर जो एक पार्सल होता है वो वी ओवर आई के, और अगर C की बात की जाए तो C आपके पास मेरा बेटा होता है Q ओवर V के इक्वल। इस लिहाज से आपका जो V है वो V के साथ कैंसिल हो जाता है, तो बचता है सिर्फ आपके पास Q ओवर I। और Q आपके पास अगर लिखा जाए तो Q इक्वल एक्चुअली क्या होता है मेरा बेटा, I T के इक्वल। अगर इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला यूज़ करें तो ऊपर मेरा बेटा आपके पास बन गया I T और नीचे आ गया बेटा I के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, T। और T को हमने किसके इक्वल प्रूव किया था, RC। तो ये चीज़ प्रूव होगी कि RC आपके पास किसके इक्वल आता है मेरा बेटा, टाइम के, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, जिसे हम नाम देते हैं मेरा बेटा टाइम कांस्टेंट। मतलब RC का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। और यहाँ पे टाइम वो टाइम है जहाँ पे आपके पास जो चार्ज है वो 0.63 मतलब 63% जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाता है। इसके लिए मेरा बेटा हम लोग सबसे पहले एक सर्किट ड्रॉ करेंगे। एक सर्किट आर, रेजिस्टेंस R ले ली, और यहाँ पे आपके पास एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को हमने अप्लाई किए वोल्टेज। उसके बाद मेरा बेटा हम बात करते हैं
यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी लगा दिया। अब मेरा बेटा हम लोगों ने जो बात करनी है, इफ ए बी इज क्लोज्ड, ए बी इज क्लोज का मतलब अगर आपका जो स्विच है वो क्लोज है, वो बंद है, तो क्या होगा, देन कैपेसिटर विल गेट चार्ज्ड, देन कैपेसिटर जहरी सी बात है विल गेट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मेरा बेटा हम लोगों ने यहाँ पे डेराइव्ड इक्वेशन की बात करनी जो इक्वल होती है Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल में माइनस टी ओवर आर सी आ रहा होता है मेरा बेटा, और जो आर सी है वो भी जरा सी बात है टी को ही रिप्रेजेंट कर रहे टाइम कांस्टेंट को। अब आपके पास जो ई की वैल्यू होती है मेरा बेटा वो होती है 2.71, एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो होती है 2.71। अब आर सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास मेरा बेटा क्या होती है 1 सेकेंड। आर सी की वैल्यू जो हमारे पास क्या आती है मेरा बेटा वो 1 सेकेंड होती है, कांस्टेंट होता है, 1 सेकेंड के इक्वल आता है, टी के इक्वल आता है। तो यहाँ पे जब हम इसको वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशनशिप बनता है Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस, अब हमने t की वैल्यू को 1 रखा तो ये आ गया 1 ओवर e, ये सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस Q नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर e। और साथ हमारे पास हम ये देखते हैं कि मेरा बेटा ये चार्जिंग कैसे होती है और कैसे नहीं होती, तो उसके लिए ज़रा थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। ये आपके पास प्रोडक्ट था आर सी का, इसका प्रूफ, इसको अगर आप लोग यहाँ पे रेज करना चाहो तो कर सकते हो। Q नॉट आपके पास जो मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर है, मैक्सिमम चार्ज इन द कैपेसिटर Q नॉट है, और हमने एक चार्ज और टाइम के दरमियान में एक ग्राफ ड्रॉ करना है। यहां पे मैं कुछ वैल्यूज लिखूंगा सबसे पहले। जब आपका स्विच क्लोज होगा, अभी सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग की बात करते हैं, सो टाइम और कैपेसिटेंस के दरमियान सबसे पहले मेरा बेटा अब मैं ये चीज़ लिखता हूँ कि अगर आप इसकी वैल्यू 1 RC रखते हैं टाइम की, तो आपके पास आपने ये कहा कि जो चार्ज होगा वो 63% होगा। इसी तरह जब आप इसकी वैल्यू 2 RC रखेंगे तो यही चार्ज आपके पास मेरा बेटा आएगा 86%। इसी तरह जब आप इसकी वैल्यू 3 RC रखेंगे तो यही वैल्यू आपके पास मेरा बेटा आएगी 94%। इसी तरह जब आप इसकी वैल्यू 4 RC रखते हैं तो 4 RC पे इसकी वैल्यू आ रही होती है 98, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये दे रहा होता है मेरा बेटा 5 RC पे, 5 RC पे इसकी वैल्यू होती है 99%। तो एक रिजल्ट आप लोगों ने जो हमेशा याद रखना है कि मैक्सिमम चार्जिंग आफ्टर 5 RC होती है, मैक्सिमम चार्जिंग आफ्टर 5 RC होती है। उसके बाद मेरा बेटा अगर हम इसके जो ग्राफ है उसको अगर इंडिकेट करना चाहें यहाँ पे, सबसे पहले तो हम मैक्सिमम चार्ज की बात करें Q नॉट, ये आपके पास एक रेफरेंस लेवल आ गया। आप 1 RC से स्टार्ट करते हो तो दरमियान में 1 का वक्फा डालते हैं, 1 RC, 2 RC, 3 RC, 5 RC और जी 4 RC और 5 RC। एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने मेरा बेटा टाइम लिया 1 2 3 4 5, जो कि 1 RC, 2 RC, 3 RC, 4 RC या 5 RC है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ पता है कि 1 RC के ऊपर, ये पहले 0 था, 1 RC पे इसकी जो वैल्यू होती है वो 63% होती है। उसके बाद इसकी वैल्यू में इंक्रीज आता है और 5 RC पे जाके ये कैपेसिटर 99% चार्ज होता है, 5 RC पे जाके 99% होता है। इसी तरह बेटा जब आप डिस्चार्जिंग करते हो तो डिस्चार्जिंग में यही ग्राफ जो आपके पास होता है वो डाउनवर्ड, तो ये रेफरेंस लेवल तो मैक्सिमम का सेम रहेगा कि आफ्टर 1 RC अब इसकी जो डिस्चार्जिंग है वो 63%, 37% रह जाएगी आफ्टर 1 RC, जो कि 63% है ना,
चार्जिंग के वक्त 1 RC के बाद ये 63% चार्ज होता है। डिस्चार्जिंग के वक्त ज़ाहिर सी बात है जब 63% इसमें से डिस्चार्ज होगा, जो बाकी जो इसके अंदर चार्जिंग रह जाएगी वो 37% रह जाएगी। बाकी जो इसके अंदर चार्जिंग रह जाएगी वो 37% रह जाएगी। तो इस तरह आप, और इस तरह 5 RC के बाद इसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। ये ग्राफ बिल्कुल आपका 5 RC के बाद ज़ीरो की तरफ आ जाएगा। तो ये था आपके पास मेरा बेटा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब जनाब मैं पानी पी लूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है। पानी पी लीजिए। जी मेरा बेटा, उन्हीं की बात करते हैं। जो स्लो पॉजिटिव थी, नेगेटिव थी, ये सारे पॉइंट ही इसके जो एमसीक्यूज़ में है वो जो पूछे जाते हैं। कोई स्पेसिफिक एमसीक्यूज़ आपकी जो टेस्ट में होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और अभी फ़िलहाल एमसीक्यूज़ की जो बात करते हैं वो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके अंदर बात करेंगे। और वो जो नेक्स्ट चैप्टर जनाब शुरू होता है वो करंट और इलेक्ट्रिसिटी का है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम जो शुरू में जो चीज़ें करेंगे वो आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी करंट होगा, सोर्सेज ऑफ करंट, इफेक्ट्स ऑफ करंट, और आपके पास ओहम्स लॉ, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर है। बेटा परसेंटेज के लिहाज से उसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आ रहा है, तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा जब इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले तो मेरा बेटा इसको डिफाइन करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इन पॉइंट्स को साथ साथ देखते जाइएगा। ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस इन मोशन इसको मेरा बेटा हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। उसके बाद मेरा बेटा हम लोगों ने जिस चीज़ किया था उसका फार्मूला पड़ा हुआ है, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। उसके बाद हमारे पास दो टाइप्स होती हैं करंट की, एक तो डीसी है और दूसरा आपके पास एसी है। डीसी के अंदर आप हमेशा यही बात करते हो कि डीसी ओनली है वन डायरेक्शन, जबकि अल्टरनेटिंग करंट की अगर बात की जाए तो मेरा बेटा ये टू डायमेंशनल होता है, टू डायरेक्शन होती है इसकी, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव, मैक्सिमम भी होता है, मिनिमम भी होता है। अब यहाँ पे डीसी के बारे में अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो प्योर डीसी की अगर बात की जाए जिसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी ना हो, उसकी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो, तो उसकी लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है। उसके बाद मेरा बेटा अगर इम्प्योर डीसी की बात की जाए तो इम्प्योर डीसी में आपके पास इस तरह का ग्राफ बन रहा होता है। उसके बाद मेरा बेटा मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहूंगा कि मेरा बेटा काइंडली आप लोग अपनी बकवास बंद कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुकी है और आप लोग, मुझे नहीं पता कि इतने सेंसिबल होने की वजह से आप इतनी फजूल और घटिया किस्म की बातें आपस में एक्सचेंज करते हो। और प्लीज़ आप लोगों से मेरा बेटा जो बच्ची हैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोगों ने किसी किस्म का कमेंट का रिप्लाई नहीं देना होता। जब आप कमेंट का जवाब देते तो अगले बंदे को मौका मिल जाता है। आप में से फ़र्ज़ करो कोई एक आपको बार बार तंग कर रहा है, बकवास किए जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं होता कि जब हम गली से गुजर रहे हो और एक कुत्ता आप लोगों के सामने आके भौंक रहा हो तो आप उसके मुकाबले में बैठ जाओ कि आजा
खामोश हो जाओ, मैं मतलब शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं होता मेरा बेटा। जब हम ये बात करते हैं कि जब हम किसी कुत्ते के सामने हमारा वास्ता पड़ता है तो ज़रूरी नहीं होता कि कुत्ते के सामने कुत्ता बन के ही उसका जवाब दिया जाए, हमें सब्र करना होता है। अगर इस तरह एक कुत्ते का जवाब दोगे तो 3-4 कुत्ते और मिल जाएंगे, जब वो 3-4 कुत्ते और मिलेंगे तो आपके लिए मुकाबला करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब कुत्तों से अवॉइड करना हो तो हमेशा साइलेंस रखते हैं, ठीक है मेरा बेटा। मेरे ख्याल में बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों की। और मैंने हमेशा एक ही चीज़ की थी कि जब से मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ मेरी कोशिश होती कि यार मेरा ज़रा जो सिलेबस है इसको मैं एक दफ़ा कंप्लीट कर दूँ, इवन कि मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि एक ही दिन के अंदर पूरी बुक को भी रिवीजन करवाना 2 घंटे में किया जा सकता है। तो अब मेरा बेटा ये चीज़ कोशिश करना कि हमेशा एक ही बात करता हूँ कि छोटे बहन भाई तो उस तरह से रहो, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे अपनी क्लास में डेकोरम मेंटेन करवाना, डिसिप्लिन मेंटेन करवाना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन आप लोगों को मैं ये समझता आ रहा था कि माशाल्लाह से सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, एटलीस्ट इतने सेंसिबल जरूर होंगे कि आप मेरी जो बात है ये टीचर की बात, और इवन क्लासरूम के अंदर हर बंदा जब भी कोई बात करता है, एक्चुअली बकवास करता है, वो अपनी और अपनी फैमिली की रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। अगेन मैं वही कहूंगा कि अगर मैं सिर्फ 2 या 3 मिनट और बोला तो मेरा बेटा आप लोग के लोगों के लिए वो डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा और फिर पेट खराब होगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। और पेट खराब होना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा जो आपस में एक छोटा सा रिलेशनशिप है वो कुछ विद इन शॉर्ट डेज खत्म होने वाला है। लाइक आप लोगों की जो क्लास है, तो मैं चाहता हूं कि यार जितना भी मोहब्बत के साथ रहा जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो मेरा बेटा प्लीज। उसके बाद मैं इम्प्योर डीसी की एसी की बात करूं तो एसी के अंदर हमेशा आप लोगों को जो ग्राफ है वो एक साइनोसाइडल फॉर्म नजर आती है, हमेशा बनती हुए ऐसे कि पॉजिटिव की तरह करंट होता है और नेगेटिव भी करंट होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट इज द टाइम और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। हम लोगों ने हमेशा यही डेफिनेशन पढ़ी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब आपके पास डिफरेंट जगहों पे जो इलेक्ट्रिक करंट की रीजंस होते हैं वो चार्ज कैरियर्स होते हैं, और चार्ज कैरियर्स डिफरेंट आपके पास जगहों पे इलेक्ट्रिक करंट की रीजन डिफरेंट होती है। जैसे कि चार्ज कैरियर अगर मेटल्स के अंदर बात करें तो चार्ज कैरियर्स आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और गैसेस और प्लाज्मा की बात की जाए तो गैसेस और प्लाज्मा के अंदर आपके पास जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं। उसके बाद मेरा बेटा अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट्स की तो उसके अंदर आयंस पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज कैरियर्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की बात की जाए जैसे कि बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की तो सेमीकंडक्टर में जो आपके पास चार्ज कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। जी मेरा बेटा, मैं आपको मोहम्मद ये चीज़ बता दूं कि ये चीज़ मैं मेंशन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि कितने परसेंटेज में, लेकिन मोस्टली ये होता है कि आपके पास जो आंसर्स एमसीक्यूज होते हैं वो सॉल्व करने वाले ही होते हैं। उसके बाद मेरा बेटा आपके पास 2 तरह का करंट होता है। करंट की डायरेक्शन के लिहाज से हम करंट को 2 हिस्सों में 2 तरह से डिफाइन करते हैं। एक होता है कन्वेंशनल करंट और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल की बात होती है जैसे कि हम हमेशा ये बात करते हैं भी शादी से पहले मेहंदी की रस्म होती है, कन्वेंशन अब एक रिवाज बना दिया गया। इसी तरह जब हम एक रिवाज या अपनी चीजों को आसानी से समझने के लिए हम कुछ कन्वेंशन सेट कर दें, जैसे कि कन्वेंशनल करंट में ये बात की जाती है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा होता है। लेकिन कन्वेंशनली अगर हम बात करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, चीजों को क्लियरली समझने के लिए, तो मेरा बेटा हम आपके पास ये बात करते हैं यहां पे इसको मैं रेज करता हूं।
माशाल्लाह मेरा बेटा, आप लोग जब यूनिवर्सिटीज में जाओगे ना, तो आप लोगों को ये चीज़ पता चलेगी कि एक्चुअली जो बात करने का अंदाज होता है ना, यहाँ पे बहुत से लोग शायद ये समझते हैं कि बड़े गलत तरीके से बात करने से आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, ट्रैप कर रहे हो। तो दोनों हाथों से ये मेरी वो है। मसला सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इंसान की ज़ुबान की खूबसूरती ही एक्चुअली उसकी खूबसूरती होती है। वो बात किस तरह से करता है, वो कम्युनिकेट किस तरह से करता है, और एक कंपनी में बैठे हुए कितने लोग उसको सुन रहे हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अभी मैं जितना भी समझाऊंगा, बहुत से लोग इस चीज़ को बॉदर करेंगे और बहुत से लोग इसको बॉदर नहीं करेंगे। तो प्लीज़, कन्वेंशनल करंट की अगर हम बात करें, करंट डायरेक्शन की मैं बात करने लगा, और करंट डायरेक्शन के लिहाज से हम करंट को दो हिस्सों में, कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। यार कोई ऐसा बोर्ड मार्कर मिल सकता है जिसका पेन अच्छा हो, ये उससे ज़्यादा तेज़ी से लिखा नहीं जाता, लाइक न्यू ब्लू ये हो, टिप वाला। कन्वेंशनल करंट अगर मैं बेटा बात करूं, मैं वही कहा था कि कन्वेंशनल करंट के अंदर ये चीज़ कंसिडर की जाती है कि जो आपके पास चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव हैं, और फ्लो करता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल जिसे हम पॉजिटिव मानते हैं, टुवर्ड्स लो पोटेंशियल जिसको हम नेगेटिव मानते हैं। So, due to पॉजिटिव चार्जेस, इसको हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, जिसमें अगर इसके यहाँ पे ड्रॉ करूँ, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, इसे कन्वेंशनल करंट कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात की जाए तो मेरा बेटा, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट एक्चुअली जो करंट हमारे सर्किट्स में फ्लो करता है वो मेरा बेटा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। एक्चुअली हकीकत में प्रैक्टिकली अगर ये चीज़ ऑब्जर्व की जाए, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम दिया जाता है, जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है मेरा बेटा। लेकिन हम कन्वेंशनली चीज़ों को हमेशा ग्रेविटेशनल में ये समझते हैं कि हाई से लो की तरफ आती है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक के अंदर भी उसी चीज़ को हम कन्वेंशनली फिर नाम दे देते हैं। तो उसके बाद मेरा बेटा, नहीं जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना मोहम्मद, न्यूमेरिकल्स नहीं, लेकिन उसके जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं न्यूमेरिकल्स नहीं आते, एटलीस्ट बुरे न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, ऐसा थोड़ी होगा। अब ये चीज़ याद रखना, इन दोनों में जो चीज़ सेम है वो जितने भी इसके एक्सटर्नल इफेक्ट्स होंगे, जिन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक और कन्वेंशनल करंट के अगर हम एक्सटर्नल इफेक्ट्स की बात करें तो वो मेरा बेटा जो इनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करेंगे वो बिल्कुल सेम होते हैं। उसके बाद मेरा बेटा, करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो एक्चुअल करंट थ्रू मेटल इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। मेटल्स के अंदर जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसमें अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा यही होता है मेरा बेटा। इसको जरा देख लेते हैं, इसको मैं रेज करता हूं। इसमें अभी जब एमसीक्यूज आएंगे तो फिर उसको डिस्कस करेंगे कि किसका क्या आंसर बनता है। सबसे पहले करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर, करंट थ्रू मेटेलिक कंडक्टर अगर बात की जाए तो एक्चुअल करंट थ्रू द मेटल्स इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक्चुअल करंट मेटल्स के अंदर जो होता है मेरा बेटा वो जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। उसके बाद मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे मैं डिनोट कर दूं कि एक तरफ से पॉजिटिव है और एक तरफ से आपके पास मेरा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अगर इसके अंदर किसी मेटल्स के अंदर मैं बेटा बात करूं तो मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे होते हैं, ये उनकी डायरेक्शन होती है। तो मैं इसलिए ये चीज़ कह रहा था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन मेटल्स के अंदर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव अगेंस्ट द फील्ड, क्योंकि जब अगेंस्ट द फील्ड की बात करने लगो, फील्ड हमेशा हमारा होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है उसी कभी बात की थी कि वो हमेशा ट्रेवल करता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। करंट कैरिंग कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है,
और यहां पे एक चीज याद रखना मेरा बेटा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो अगर बात करें या उन दोनों के दरमियान जो एंगल है, जो उनकी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है? इन दोनों के दरमियान एंगल मेरा बेटा आपके पास 180 डिग्री होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं पॉजिटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसलिए दोनों एंटी पैरेलल हैं। और एंटी पैरेलल का वर्ड जब यहाँ पे यूज किया जाता है तो एंगल मेरा बेटा हमारे पास वहाँ पे 180 आता है। उसके बाद मेरा बेटा आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करने लगाऊं, वो सेवरल 100 किलोमीटर्स होती है, सेवरल 100 किलोमीटर पर सेकंड होती है। लेकिन अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की जाए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बहुत कम होती है, इट्स ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड। अब मेरा बेटा हमारे पास जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर बात की जाए, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है जिसके अंदर ये मूव कर रहा होता है, सो यहाँ पे हमारे पास कुछ फार्मूला ये यहाँ जनरेट होते हैं। वी डी इज इक्वल टू आई ओवर एन ई ए। आई इलेक्ट्रिक करंट है, एन आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ई आपके पास मेरा बेटा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होगा, और ए आपके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसको आप जब इसमें वी की वैल्यू जब पुट करेंगे, आई इज इक्वल टू किस, वी इज इक्वल टू क्या होता है मेरा बेटा आई आर, और आई किसके इक्वल होता है वी ओवर आर। जब आई की वैल्यू वी ओवर आर के अकॉर्डिंग पुट करेंगे तो ये बन बेटा वी ओवर नियर ही बन जाता है, एन ई ए आर, क्योंकि आर शिफ्ट हो जाता है तो उसको याद करने का ये तरीका है। उसके बाद मेरा बेटा यहाँ पे ये चीज़ लिखी जाएगी कि जो वी डी इज द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड, एंड आपके पास जो वी डी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके अंदर जो समराइज पॉइंट्स है वो साथ साथ बताता जा रहा हूँ। आप लोगों ने यहाँ से इस रिलेशन से ये चीज़ क्लियर कर ली कि आपके पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज आ रहा है। इन तीनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डेवलप हो रहा है डायरेक्ट। और इनवर्स आप लोगों के पास जो चीज़ आएगी यहाँ पे, वो वी डी का इनवर्स रिलेशन है इसकी रेजिस्टेंस के साथ, इनवर्स रिलेशन है इसकी लेंथ के साथ, और इनवर्स रिलेशन है टाइम के साथ। तो इन तीन फैक्टर्स का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज का, जबकि रेजिस्टेंस, लेंथ और टाइम का जो यूनिट है मेरा बेटा वो आपके पास उसके बाद मेरा बेटा 2 एमसीक्यूज हैं, और आप लोगों ने मुझे उन एमसीक्यूज का आंसर बताना है कि क्या बनता है आप लोगों के सामने। बहुत आसान है, इसको जो भी रेस वगैरह करना नोट कर ले, नोट करना आप लोगों ने। तो एमसीक्यूज को जरा ध्यान से देखिएगा। एन इलेक्ट्रिक करंट डिवाइस सेंड्स, an electric device sends 100 coulomb charge through a conductor of 20 coulomb, 100 coulomb charge through a conductor is through a conductor in 20 seconds. So करंट फ्लोइंग इज, करंट कितना फ्लो कर, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने। 5 एम्पेयर, 7 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, 8 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 7 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, और लास्ट वन हमारे पास आ गया मेरा बेटा 8 एम्पेयर। क्या आएगा मेरा बेटा? आप लोगों को ये चीज़ बड़े अच्छे से पता है कि आई की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो क्या होती है, क्यू ओवर टी। जो चार्ज आप लोगों के सामने यहाँ पे गिवन है, मैंने कहा एन इलेक्ट्रिक डिवाइस सेंड्स 100 कूलम ऑफ चार्ज, तो 100 कूलम ऑफ चार्ज आपके पास, ये एमसीक्यूज आया हुआ है। टाइम आप लोगों के पास देखो कितना आसान है, जो 20 सेकंड गिवन है, 100 को जब 20 पे सेकंड पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके लिए पास में क्या आ जाएगा मेरा बेटा, ये 100 सेकंड था और 20 सेकंड आपके पास टाइम गिवन था, तो आपके पास 5 एम्पेयर इसका आंसर बन जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का। सो ए इज द बेस्ट ऑप्शन। चले मेरा बेटा नेक्स्ट एक और एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछता हूं, इसको मैं इधर रेस कर देता हूं। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये कि अगर आपके पास 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आप लोगों के पास, पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 माइक्रोसेकेंड, पास थ्रू ए कंडक्टर
in 1 microsecond. In 1 microsecond. The current in microampere through the conductor is, the current in microampere through a conductor is, क्या होगा मेरा बेटा हमारे पास माइक्रो एम्पेयर इफ थ्रू अ मेटल कंडक्टर 1 माइक्रो सेकेंड. सो आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए. मैं आंसर लिखने लगा हूँ मेरा बेटा. देखते हैं 1 मल्टीप्लाई 10⁻7 इलेक्ट्रॉन्स पास करें कंडक्टर में 1 माइक्रो सेकेंड में. तो आपने करंट इन माइक्रो एम्पेयर आप लोगों ने कैलकुलेट करके बताना है. आंसर मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ. मेरे पास आ रहा है 1 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻6. बी आंसर मेरे पास आ रहा है मेरा बेटा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻0. सी आंसर मेरे पास मेरा बेटा बन रहा है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻3. एंड डी मेरे पास मेरा बेटा बन रहा है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻1. तो आप लोगों ने यहां पे मुझे आंसर बताना है कि क्या बनता है. जैसे कि हम ये लिखते हैं I = Q/T. अब आपके पास जो चार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में गिवन है चार्ज 10⁻7 गिवन है आपके पास. तो Q की जगह आप लिख सकते हैं मेरा बेटा Ne. ये क्या बनेगा Ne/T. और Ne की जगह n की जगह आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 10⁻7. और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है मेरा बेटा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 डिवाइडेड बाय आपके लोग के सामने जो टाइम आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरा बेटा 10⁻6. क्योंकि 1 माइक्रो सेकेंड और 1 माइक्रो सेकेंड को लिखेंगे 10⁻6. नहीं मेरा बेटा ये आंसर नहीं है. उसके बाद आप जब I की वैल्यू कैलकुलेट करनी 10⁻6 के ऊपर जाके 10⁻+6 कर देते हैं तो ये मेरा बनेगा 10⁻7 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻19 या 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19. अब जब इसका आंसर पुट करोगे तो आपके सामने ये बन रहा होगा मेरा बेटा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 एम्पेयर. जी बिल्कुल ठीक फरमाया आप लोगों ने. आंसर ठीक आ गया आपका. नेक्स्ट ओके. नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा सोर्सेज ऑफ करंट है. जी अरुण सब क्या अपडेट आई है यूईटी से. सोर्सेज ऑफ करंट में सबसे पहले द डिवाइस विच मेंटेन्स अ स्टेडी करंट इन द सर्किट बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस टू द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, उसे हम सोर्स ऑफ करंट का नाम देते हैं. हमारे पास यहाँ पे कुछ सोर्स है जैसे कि सेल की बात करें, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स की बात करते हैं, थर्मोकपल्स की बात करते हैं, या फिर आपके पास सोलर सेल्स की बात करते हैं. सो सोर्स ऑफ करंट, सोर्स ऑफ करंट में सबसे पहले मैंने कहा कि आप यही चीज लिखोगे कि जो डिवाइस में द डिवाइस विच मेंटेन्स अ स्टेडी करंट, device which maintain a steady current, device which maintain a steady current in the circuit by maintaining a, in the circuit by maintaining a constant potential difference across the कंडक्टर. सो मेरा बेटा सबसे पहले तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, जैसे कि सेल्स प्राइमरी भी होता है सेकेंडरी भी होता है. जो आपके पास सेकेंडरी है वो रिचार्जेबल होता है, जो कि प्राइमरी सेल है वो नॉन रिचार्जेबल होता है एग्जाम्पल्स में. इसको जरा मैं रीज कर दूँ. सेल्स की बात करते हैं. दूसरा आपके पास मेरा बेटा इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स हैं. इलेक्ट्रिकल जनरेटर के बाद कन्वर्ट्स आपके पास थर्मोकपल्स आ गया, सोलर सेल आ गया. एंड डी ऑप्शन हमारे पास आ गया मेरा बेटा सोलर सेल्स.
सबसे पहले तो अगर बेटा हम सेल्स की बात करें तो सेल में हमारे पास प्राइमरी भी है और सेकेंडरी भी है। ये आपके पास नॉन रिचार्जेबल होता है जबकि सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होता है। सेल की बात करें तो सेल हमारे पास केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है मेरा बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आप लोगों को पता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह अगर थर्मोकपल्स की बात की जाए तो थर्मोकपल्स में आपके पास हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह हमारे पास आ गया सोलर सेल। सोलर सेल्स में लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात करते हैं। फिर हीटिंग इफेक्ट भी है मेरा बेटा, आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट भी है और केमिकल इफेक्ट्स भी हैं। इफेक्ट्स ऑफ करंट की अगर बात की जाए इफेक्ट्स ऑफ करंट, इफेक्ट्स ऑफ करंट में मेरा बेटा जो सबसे पहले हमारे पास हीटिंग इफेक्ट है, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट के बाद हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट आता है और हमारे पास जिसका लास्ट केमिकल इफेक्ट भी मौजूद है। सबसे पहले तो मेरा बेटा हीटिंग इफेक्ट में हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पढ़ते हैं और आई स्क्वायर आर की जगह हम पावर भी लिख सकते हैं P इंटू टी, और P इंटू टी आपको पता है कि ये जॉल्स लॉ भी होता है मेरा बेटा। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक केटल एंड टोस्टर आयरन एटसेट्रा। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट की बात की जाए तो हमारी सराउंडिंग में स्पेस ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर जहाँ पे मौजूद होता है उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट मौजूद होता है, यूज इन ऑल मशीन। और ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है जितनी भी मशीन्स हैं जिनके अंदर आपके पास मोटर्स आ रही हैं उन सब मोटर्स के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को इस्तेमाल किया जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो स्ट्रेट कंडक्टर हमारे पास सर्कुलर होती हैं, जबकि वेल ड्यू टू सोलिनॉइड दे आर जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। स्ट्रेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कल आ गई और आपके पास जो सोलिनाइड की अगर बात की जाए तो सोलिनाइड के लिए हमारे पास दे आर जस्ट लाइक द बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें, मैं अगेन बात करूं कि मैग्नेटिक इफेक्ट यूज इन ऑल मशीन्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक मोटर्स। उसके बाद अगर बेटा केमिकल इफेक्ट की बात करें, सो केमिकल इफेक्ट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक्सपेंसिव मेटल इज मेड एनोड एंड चीप मेटल इज मेड विद द कैथोड। केमिकल इफेक्ट जिस तरह आप एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की लेयर को डिपॉजिट करवाते हो तो वहाँ पे हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास आ जाता है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ के बारे में बड़े अच्छे से आप लोगों को पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या I लिखते हैं और R इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है V ओवर I के इक्वल, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। सो 1 ओहम इज इक्वल टू 1 वोल्ट ओवर 1 एम्पेयर होता है। So, उसके अलावा मेरा बेटा अगर हम बात करें, सो ओहम लॉ एक्चुअली इज द एनालोगस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनालोगस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। वहाँ पे आप मेरा बेटा एक्सेलरेशन की बात करते हैं जो कि F ओवर M के इक्वल होता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है आपके पास जो V ओवर M के इक्वल होती है।
उसके बाद मेरा बेटा आर इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको हम रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द आर, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। और हमारे पास नेक्स्ट जो हम पहले बात करते हैं ओहमिक डिवाइसेस की, फिर नॉन ओहमिक डिवाइसेस की बात करेंगे। जो ओहम्स लॉ को ओबे करती हैं उन्हें हम ओहमिक डिवाइसेस का नाम देते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में हमारे पास मेटेलिक कंडक्टर्स आ जाते हैं जो कि लो वोल्टेज के ऊपर ओहमिक डिवाइसेस का काम कर, जितनी भी मेटल्स हमारे पास। और उसके बाद नॉन ओहमिक डिवाइसेस की बात करें तो बल्ब और डायोड वगैरह की जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे पास नॉन ओहमिक डिवाइसेस आ जाती हैं। ओमिक और नॉन ओमिक में जो मेन डिफरेंस वही है कि विच स्ट्रिक्टली ओबेज द ओहम लॉ, और स्ट्रिक्टली ओबे ओहम लॉ के इनके दरमियान वी और आई का ग्राफ बनाया जो, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आए और ये स्ट्रेट लाइन एक्चुअली इंडिकेट कर रही होती है कि आई और वी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जहाँ पे ये दोनों जो चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही हो तो वहाँ पे हमेशा जो ग्राफ आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही आ रहा होता है। अब मेरा बेटा यहाँ पे अगर मैं स्लोप की बात करूँ तो स्लोप एक्चुअली होती है वाई की वैल्यू को हम एक्स पे डिवाइड करते हैं। आई ओवर वी को जब डिवाइड करेंगे तो एक्चुअली आर नहीं बल्कि वो 1 ओवर आर की वैल्यू दे रहा होगा। ये स्लोप हमें 1 ओवर आर मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा होता है। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे स्लोप है, और रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस को एक्चुअली हम नाम देते हैं कंडक्टेंस का। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस को क्या नाम देते हैं? कंडक्टेंस का। ये चीज़ मैं दोबारा से बताना चाहूँगा, जब इस ग्राफ से आप स्लोप निकालते हो, स्लोप की वैल्यू होती है वाई की वैल्यू को हम हमेशा एक्स पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो वाई आप लोगों के सामने आ रहा है मेरा बेटा, वो वाई की वैल्यू पे करंट है और नीचे आपके पास वोल्टेज है, तो ये आर नहीं बल्कि 1 ओवर आर की रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और इस रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को हम कंडक्टेंस का नाम देते हैं। और जितनी भी ओहमिक डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी ओहमिक डिवाइसेस होती हैं, आपके पास ये जो स्लोप है ये हमेशा एक जैसे रहती है। स्लोप की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट आती है फॉर ऑल द ओहमिक डिवाइसेस, स्लोप विल बी कांस्टेंट। और इसके एग्जांपल्स में आप हमेशा ये लिखोगे मेटेलिक कंडक्टर्स एट लो वोल्टेज, मेटेलिक कंडक्टर्स एट लो वोल्टेज। ये हमारे पास एग्जांपल है इसकी। उसके बाद मेरा बेटा अगर हम बात करें द डिवाइसेस विच डू नॉट ओबे द ओहम्स लॉ, जिनके पास आपके पास जैसे कि फिलामेंट ऑफ द बल्ब की बात की जाए तो आप लोगों ने ये देखा होगा अपनी बुक के अंदर कि ग्राफ इस तरह आगे बन जाता है, अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। सो होता क्या मेरा बेटा, ये आपके पास ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा होता। सो यहाँ पे भी जो स्लोप है वो 1 ओवर आर ही होती है, लेकिन 1 ओवर आर यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं रहती। फॉर नॉन ओहमिक डिवाइसेस स्लोप कॉन्स्टेंट नहीं है। स्लोप इसलिए कॉन्स्टेंट नहीं है क्योंकि आपके पास ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ओहमिक डिवाइसेस के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट होती है। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो 1 ओवर आर भी उसका जो रिजल्ट है वो भी आंसर आ गया। लेकिन नॉन ओहमिक डिवाइसेस में रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, जिसकी वजह से आप ये बात कहते हो कि उसकी जो स्लोप है फिर वो भी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि आर की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू कांस्टेंट है। इसलिए आप ये कहोगे स्लोप भी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट आएगी। ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस का जो डिफरेंस है, और एग्जांपल में बल्ब, डायोड इसकी एग्जांपल आ जाती है। उसके बाद हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर आ जाता है। सीरीज और पैरेलल दो कॉम्बिनेशन होते हैं मेरा बेटा। सो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में हम सबसे पहले यहां पे दोनों को ड्रॉ कर देते हैं, सीरीज को भी, और दूसरा हमारे पास मेरा बेटा आ जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में, सीरीज में आप लोगों को हमेशा पता है कि रेजिस्टर्स को हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव, और सीरीज में जो चीज़ सेम रहती है मेरा बेटा, आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। सीरीज में आपके पास जो करंट है वो सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू डिवाइड होती है V1, V2 और V3, और यहाँ पे आ गया R1, R2
और R3 और एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं, बैटरी का पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो कैलकुलेट करने का फार्मूला इसका होता है वो डायरेक्टली R1 प्लस R2 प्लस R3 जितनी भी रेजिस्टेंस हो उन सबको ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे जो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो इंडिविजुअली R1 प्लस R2 प्लस R3 किसी से भी हमेशा ज़्यादा होगी। और यहाँ पे जो करंट की वैल्यू होती है सीरीज़ के अंदर जो करंट की वैल्यू वो हमेशा सेम होती है। मतलब मैं लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू I2, I2 इज इक्वल टू I3 और I इज इक्वल टू, ये सब आपके पास क्या होता है मेरा बेटा, सेम। और यहाँ पे ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं V1 और V2 और V3 निकालने के लिए। V1 R1, V2 इज इक्वल टू आएगा बेटा I R2 और V3 हमारे पास आता है I R3। इसी तरह अगर हम बात करते हैं मेरा बेटा एन रेजिस्टेंस, अगर आप लोगों ने कैलकुलेट फॉर ईच रेजिस्टेंस R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जनरल फार्मूला लिखा जाए तो होगा मेरा बेटा RE इज इक्वल टू N इंटू R। अगर एक जैसी रेजिस्टेंस कैलकुलेट ऐड कर दी जाए, सब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को R के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। जो आंसर हमारे पास मेरा बेटा क्या आएगा, मैक्सिमम। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास आ जाता है वोल्टेज डिवीजन फॉर ईच रेजिस्टर्स हो गया। अब पैरेलल कम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कम्बिनेशन में यही चीज़ें आपके पास आमने सामने कनेक्ट की जाती हैं। जो चीज़ यहाँ पे याद रखना, पैरेलल कम्बिनेशन में आप डिफरेंट पाथ्स प्रोवाइड करते हो, जबकि सीरीज में हमारे पास सिंगल पाथ होता है। R1, R2, R3 यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है, जैसे कि इसमें फर्स्ट वाले में सीरीज में करंट सेम होता था, लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि हर वायर को अलग से एक जैसा वोल्टेज मिल रहा है। हमारे घरों की जो वायरिंग होती है वो भी पैरेलल कम्बिनेशन में की गई होती है। 1/R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का यहाँ पे फार्मूला था 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी तरह अगर मेरा बेटा बात करें कि यहाँ पे जो वोल्टेज की वैल्यू है वो बिल्कुल सेम होगी, V1 इक्वल होगा V2 V3 के, और जो सारे इक्वल होंगे अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल। लेकिन जहाँ पे करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, जिसको कैलकुलेट करने के लिए अगेन वो हमला V इज इक्वल टू R1, I2 इज इक्वल टू V/R2 और I3 हमारे पास आ जाएगा V/R3 के। मेरा बेटा जो करंट की अगर मैं सिंपली बात करूँ, I की वैल्यू करूँ तो इन तीनों करंट को ऐड कर दें, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसी तरह टू रेजिस्टर्स के अंदर बात की जाए तो टू रेजिस्टेंस की दो कोई रेजिस्टर्स गिवन हो तो पैरेलल कम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला आप हमेशा याद रखिएगा। सम ऊपर आप लोग लिख लेंगे मेरा बेटा प्रोडक्ट और नीचे लिख लेंगे सम, P/S याद रखिएगा पैरेलल कम्बिनेशन में। जैसे कि दो रेजिस्टेंस R1 और R2 हैं, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो मेरा बेटा ये फार्मूला आएगा R1 R2 का प्रोडक्ट और R1 प्लस R2। क्योंकि सीरीज के अंदर इस तरह की करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें तो सिंपली रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं, पहली और दूसरी रेजिस्टेंस जो भी उनको ऐड कर। लेकिन जब आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह पैरेलल कम्बिनेशन में आप लोगों ने कैलकुलेट करनी हो तो प्रोडक्ट ओवर सम, P/S आप लोगों को याद होना चाहिए। प्रोडक्ट ओवर सम से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद मेरा बेटा अगर हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी हो जब एक जैसे रेजिस्टेंस हो, तो यहाँ पे फार्मूला आएगा E इज इक्वल टू R/N। जो रेजिस्टेंस को हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड कर देंगे और ज़ाहिर सी बात आंसर भी हमारे पास मेरा क्या आएगा, मिनिमम आएगा। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं था, पैरेलल में सीरीज में हमारे पास आंसर जो आ रहा था वो मैक्सिमम आ रहा था। इसी तरह फॉर एन इक्वल रेजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू R कनेक्टेड इन क्लोज लूप। आपने जब क्लोज लूप के अंदर, जैसे कि मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, इसी के साथ एक दूसरी रेजिस्टेंस ऐड है और एक इनके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड है, तो ये सारी एक क्लोज लूप बना रही हैं। तो इनके दो टर्मिनल के दरमियान जब आपने R इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का क्या तरीकाकार होगा, तो मेरा बेटा इसका आसान सा फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू N-1, जितनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उसको -1 से डिवाइड कैंसिल करें और R डिवाइडेड बाय आपके पास मेरा बेटा आ जाएगा N। N-1, N आपके पास क्या आ रहा था 3, 3 - 1 क्या आएगा मेरा बेटा 2, 2R डिवाइडेड बाय N आपके पास अगेन कितने टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने आ रहे हैं मेरा बेटा 3 आ रहे हैं। वैसे भी अगर आप इन दोनों चीज़ों को ऐड करो कि दो रेजिस्टेंस आपके पास सीरीज में और तीसरी आपके पास पैरेलल है, तब भी आपके पास ये आंसर आएगा 2R/3। और इफ वायर आर कट इनटू इक्वल पार्ट्स, अगर आप रेजिस्टेंस को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, द रेजिस्टेंस फॉर ईच पार्ट इज
अगर आपने किसी भी रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में, तो आप उसकी हर रेजिस्टेंस की, हर पार्ट की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहो तो आर पार्ट विल बी इक्वल टू आर ओवर एन। बाकी मेरा बेटा रेजिस्टिविटी एंड डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, आज आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि आज आप लोगों की मेरा बेटा जो क्लास है वो अगेन मैं आप लोगों को टाइम बता दूंगा कि वो 4 बजे होगी या 5 बजे, जिसके अंदर हमें ये चैप्टर को कंप्लीट करना ही करना है और आज के दिन ही करना है।